नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? हमने बताया था ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में दो तरह के आपके प्रोसेस होते हैं, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने बताया था जो आपके मॉलिक्यूल्स हाईली चार्ज्ड होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर होते हैं या आपके आयन चैनल होते हैं, उनके थ्रू नहीं पास हो पाते हैं, तो वे उनके लिए क्या होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं जिससे वे बाइंड करते हैं और वो अपना शेप चेंज करके उसको दूसरे तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आइदर साइटोसॉल या फिर साइटोसॉल से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो है भेज देती हैं। तो इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल ECF टू साइटोसॉल और साइटोसॉल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पहुंच जाता है। चूँकि यह मूवमेंट भी आपका डाउनवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये भी आपका एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता। फिर आपको मैंने बताया था कि इसका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसी सल्यूट मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल का जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। मतलब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको बताया था तीन तरह के आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। इसमें पहला आपका दो तरह का हमने बताया था, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का दूसरा पार्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है। आपके कुछ आपके पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या कुछ आपके चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है मूव करना होता है, बट वो किसी भी जो आपके पैसिव प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा नहीं मूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अप हिल मूवमेंट करना होता है, मीन्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करना होता है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना होता है। तो जब किसी भी सल्यूट मॉलिक्यूल यानी पोलर मॉलिक्यूल या चार्ज मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी अप हिल मूवमेंट करना होता है, तो वहाँ पर एक दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट को करने में आपकी सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कोशिका में जो ऊर्जा होती है, ATP होती है, उसकी आवश्यकता होती है, तब ये ट्रांसपोर्ट संभव हो सकता है। तो यही प्रोसेस आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जिसमें आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स या चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे मूव फ्रॉम देयर lower concentration to their higher concentration with the help of transporter proteins by the utilization of the cellular energy, है ना। सेलुलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है इसमें और ये मूव करते हैं। तो ये आपका एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है
वो कहा जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी, इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पे आपके दो तरह के आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो कि उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को मूव कराता है, उसको मिलती है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी जब टूटती है तो किस में टूटती है? एनर्जी बनाती है और एडीपी और फास्फेट में टूट जाती है। ठीक है, तो इसके हाइड्रोलिसिस से जो है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जिस भी सल्यूट या जो भी आयन है जिसका मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करना होता है, उनका जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनके बीच में आपका क्या होता है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, जिसको आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस आयनिक जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसको इस प्रकार से समझिए जैसे आपका पानी है, पानी को आप एक बांध बना करके रोक लेते हैं तो उसमें क्या होता है? एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें पोटेंशियल एनर्जी रुकी हुई होती है, और जब उस बांध का गेट खोलते हैं, मान लीजिए एक ही गेट खोलते हैं, तुरंत वही पोटेंशियल एनर्जी जो आपने रोक के रखी थी वो तुरंत क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी आपको मिलती है वो इनके आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि आयंस को क्या है जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर एक तरफ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, एक तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जिधर ज़्यादा यानी पानी इकट्ठा यानी जहाँ पर ज़्यादा आयंस है वहाँ पर क्या है? उन आयंस में आपका एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो फिर आपकी तुरंत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है कोई भी आयन के, वह मदद करती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी जो स्टोर्ड होती है आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, वो यूटिलाइज की जाती है बाय द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ठीक है, जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, कहते हैं इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बहुत सारे आपका आयंस लाइक सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, ये इतने आपके आयंस होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपके अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। इसके अलावा कुछ आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आपके जैसे लाइक अमीनो एसिड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स, लाइक मोनोसैकराइड्स में आपका ग्लूकोज आता है ना, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज, ये सब आपके मोनोसैकराइड्स। मोनो मतलब वन होता है, सैकरान मीन्स होता है शुगर, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपके शुगर की क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती है? मोनोसैकराइड्स होते हैं। मोनोसैकराइड्स में आपका आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो इन सब के आपके मूवमेंट्स जो होते हैं वो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होती है, मीन्स इनके मूवमेंट में ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये आपके मॉलिक्यूल्स नॉर्मल तरीके से भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी मूव करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी मूवमेंट होती है, और आयन चैनल्स भी अगर जब मौजूद होते हैं तो उनके द्वारा भी मूवमेंट होता है, और इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी मूवमेंट होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब देखिए आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हमने बताया आपका जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी आपका क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी की वजह से क्या होता है? जो हमारी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, एंड दे पंप द आयंस और मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो आसानी से पंप कर देती हैं। यहाँ पर पंप शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये इनका शेप चेंज होता है, और ये जो है इस तरह से शेप चेंज करके जो है अपना पंप करती हैं, इसीलिए इनको हम पंप्स कहा जाता है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर नोन एज पंप्स, इनको हम पंप्स कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पंप हमको पढ़ना है वो है हमारा
सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब ये हुआ है कि ये वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि आपके सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग करते हुए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं सोडियम और पोटेशियम आयंस को जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लगातार मूव कराती रहते हैं। क्योंकि इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एटीपीएज की तरह काम करता है। एटीपीएज वह एंजाइम होता है जो कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट जो होता है वो एटीपीएज की तरह काम करता है, इसीलिए हम इस सोडियम पोटेशियम पंप को हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएज भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये लगातार आपका सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हमारे साइटोसॉल में कम रहता है, सोडियम आयन को जो है लगातार साइटोसॉल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लगातार भेजता रहता है और बदले में पोटेशियम आयन को लगातार अंदर लेता है। मीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन आपके सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन आपके साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्यों ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके टू मेंटेन द नॉर्मल सेल वॉल्यूम, हमारा सेल का वॉल्यूम नॉर्मल बना रहे। या इसको एक दूसरे तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि हमने आपको अभी पढ़ाया था, उसमें ऑस्मोसिस में एक शब्द बताया था टोनिसिटी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। तो टोनिसिटी आपके हमने उस समय आपको ये बताया था कि टोनिसिटी किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट व्हिच इज फॉर व्हिच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। मतलब वो ऐसे सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की, जिसके लिए हमारे जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल हो। तो आप इसका मैकेनिज्म आप पहले देखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है हमारा। सोडियम पोटेशियम पंप सबसे पहले क्या होता है, एक एक स्टेप समझिए। पहला स्टेप आपका, पहले स्टेप में क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप में कि ये जो साइटोप्लाज्म है, इधर साइटोप्लाज्म है, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इधर साइटोसॉल है, ये आपकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पहला स्टेप में आप देखेंगे, पहले स्टेप में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जो 3 सोडियम आयन होते हैं दे बाइंड विद द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप जिसको कहते हैं, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या सोडियम पोटेशियम पंप से बाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे ही बाइंड होता है इसका सोडियम आयन, जैसे ही इससे बाइंड करता है इट ट्रिगर्स, ये ट्रिगर कर देता है, क्या ट्रिगर मतलब एक्सेलरेट या एक्टिवेट कर देता है, क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के हाइड्रोलिसिस को ट्रिगर करता है। और जैसे ही एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, तो एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस इस एटीपीएज एंजाइम के थ्रू होता है तो क्या होता है, एटीपी जो है टूट जाती है किसमें, एडीपी और फास्फेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, फास्फेट मॉलिक्यूल में, और ये फास्फेट मॉलिक्यूल जा करके इस सेकंड स्टेप में आपका इसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जाके चिपक जाता है, इससे बाइंड कर जाता है। और यह रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, यही रिएक्शन क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का शेप देखिए, पहले ऐसे मुंह खुला हुआ था और ये तुरंत जो है फिर ऐसे पलट करके ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ पर जो 3 आपके सोडियम आयन आपके जो है यहाँ पर इसने पकड़े थे, बाइंड किए थे, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, तीनों सोडियम आयन एक्सपेल कर दिया जाता है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इतना यहाँ तक समझ में आए कैसे आपका सोडियम आयन आपका बाहर जाता है, कुछ नहीं है, आपका जो साइटोसॉल है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती हैं, यहाँ से 3 सोडियम आयन जैसे बाइंड करते हैं, इट ट्रिगर्स द रिएक्शन, या कह सकते हो इट ट्रिगर्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होती है उसको ट्रिगर कर देता है।
ट्रिगर होगा तो ये रिएक्शन होगी, एटीपी आपका कन्वर्ट हो जाती है एडीपी और फास्फेट, और ये फास्फेट इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से चिपकती है। इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये आपका जो पहले अभी प्रोटीन इस तरफ मुंह ऐसे खुला हुआ था, ऐसे इसका मुंह खुला हुआ था, वो ऐसे पलट के ऐसे खुल जाता है। तो इधर जो आपके 3 सोडियम मालिक्यूल ऐसे फंसे हुए थे, अब इस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, ऐसे ये खुल गई। अब ये तीनों सोडियम आयंस जो होते हैं बाहर एक्सपेल हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, अब देखिए मुंह इधर खुल गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर, मीन्स अब ये जो है फेवरेबल कंडीशन हो गई किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। अब पोटेशियम आयन इस पर बाइंड करने के लिए जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है रेडी हो जाती है। अगले स्टेप में आपका जो होता है कि ये पोटेशियम आयन आपका जो है, पोटेशियम आयन तुरंत इससे जो है जब इसका मुंह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर खुल जाता है तो ये आके पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन, ये ध्यान रखेंगे, इधर 3 सोडियम आयन बाइंड करता है और इधर 2 पोटेशियम आयन होते हैं। तो 2 पोटेशियम आयन इससे बाइंड जैसे करेगा वैसे ये फिर इसकी जो बाइंडिंग होगी वैसे ही वो ट्रिगर कर देता है। क्या ट्रिगर करेगा, इसको फास्फेट ग्रुप जो यहाँ पर बाइंड हुआ था इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, उसको रिलीज कर देता है, वो इससे टूट जाता है, अलग हो जाता है। इसको ये ट्रिगर करता है बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम आयन। जैसे ही ये बाइंड करेगा वैसे ये फास्फेट जो ग्रुप इससे जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाएगा, और जैसे ही ये अलग होता है वैसे ये फिर अपने पुराने शेप में आ जाता है। तुरंत ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अपने पुराने शेप में आ जाता है, जो ये था पुराने शेप में आता है। तो जब पुराने शेप में आता है तो ये पोटेशियम जो 2 पोटेशियम आयन है उसको कहाँ छोड़ देगा, आपका साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से ये अपने फिर पोजीशन में आ गया। अब ये इस पोजीशन में फिर ये 3 सोडियम आयन को फिर से ले लेगा, ठीक है, 3 सोडियम आयन को फिर लेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी और इस रिएक्शन की वजह से शेप चेंज होगा, 3 सोडियम आयन बाहर एक्सपेल करेंगे, फिर 2 पोटेशियम आयन इससे बाइंड करेगा, ये फास्फेट ग्रुप अलग होगा, फिर शेप चेंज होगा और ये 2 पोटेशियम आयन। ये प्रोसेस लगातार होता रहता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, इस तरह से मेंटेन रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सोडियम आयन लगातार बाहर की ओर जो है कोशिकाएं जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर फेंकते रहती हैं और आपके पोटेशियम आयन को लगातार अंदर लेती रहती हैं। तो इससे क्या हो गया कि आपके बाहर ECF में किसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और आपके साइटोसोल में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो हमने बताया टोनिसिटी जो होती है, टोनिसिटी क्या होती है, मुख्य रूप से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी किस पे डिपेंड करती है, बाहर कौन सा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपका सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी होती है वो आपका सोडियम आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और साइटोप्लाज्म की जो टोनिसिटी होती है मुख्य रूप से आपका इस पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हमने बताया कि टोनिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये देखिए ये लगातार प्रोसेस तो होता रहता है, साथ साथ में आप देखेंगे कि कुछ आपके क्या होते हैं, जैसे सोडियम आयन कंसंट्रेशन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है। और दूसरा आपने अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, जिसमें आप जानते हैं कि लगातार आपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आयंस मूव करते रहते हैं। तो जब भाई यहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाहिर सी बात है सोडियम आयन लगातार लीक भी होता रहता है, लीक होता रहता है। वो हाई कंसंट्रेशन से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आयन आपका साइटोसोल में भी लगातार पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा आते रहते हैं, लेकिन उसको तुरंत हमको क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन तुरंत उसको पकड़ करके बाहर भेजती रहती हैं, ठीक है, टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी ऑफ द सेल, जिससे आपकी क्या होती है, सेल का वॉल्यूम आपका कांस्टेंट बना रहता है। आपकी सेल ना तो श्रिंक करती है और ना आपके बस्ट करती है, ठीक है, टोनिसिटी मेंटेन करने के लिए ये काम होता रहता है। कहा जाता है इस सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक कोशिका जितना ATP बनाती है ना, उसका आपका 40% आपका जो एनर्जी होता है, 40% जितना भी आपका एक सेल के अंदर ATP बनता है उसका 40% ATP जो होता है
वो सिर्फ इस सोडियम पोटेशियम पंप इस तरह के प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो खर्च करती है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो खर्च कर देती है। 40% बहुत बड़ी अमाउंट होता है। इसीलिए आपने एक केमिकल्स बहुत सारे आपके सुने होंगे जो कि हमारे एटीपी प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं। जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी प्रोडक्शन होते हैं उसको बंद करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक पोटेशियम साइनाइड होता है ना, पोटेशियम साइनाइड आपने सुना है कि ऐसे हम जीभ पे जैसे ही टच कराते हैं वैसे ही वो क्या होता है, आदमी जो है तुरंत मर जाता है। इसका जो है ये एक ऐसा केमिकल है जिसका आज तक स्वाद भी नहीं पता चला है। तो पोटेशियम साइनाइड जो है क्या करता है, एक्चुअली जो कोशिका के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसी को ये शट डाउन कर देता है। और जैसे ही शट डाउन होता है तो आप देख रहे हैं कोशिका जितना एटीपी का प्रोडक्शन करता है उसका 40% तो इसमें यूटिलाइज होना है, यानी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी मुख्य रूप से जो है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही एटीपी प्रोडक्शन को शट डाउन करता है वैसे ये हमारा पूरे बॉडी की कोशिकाओं का जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो रहा है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है वो तुरंत शट डाउन हो जाता है और आदमी तुरंत मर जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बॉडी आपकी डेड हो जाती है जब कोई जो है ये केमिकल पोटेशियम साइनाइड खा लेता है। ठीक है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो हमारा आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसकी वजह से जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वही आपकी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस का मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वो जो दूसरा सब्सटेंस आपका मूव होता है वो फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू देयर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप अभी आपको मैंने पढ़ाया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसकी वजह से क्या होता है, लगातार आपका सोडियम आयन आपका बाहर जाते रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटेशियम आयन लगातार साइटोसोल में आते हैं। तो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो लगातार एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। हमने बताया उसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल पैसिव डिफ्यूजन से जब सोडियम आयन वहाँ पर ग्रेडियंट वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वहाँ पर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। अब वहाँ से जब एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जैसे ही लीक करता है सोडियम आयन, लीक करके साइटोप्लाज्म में आता है, तो उसी समय तुरंत ये जैसे ही सोडियम आयन आपका लीक करता है तो ये जैसे ही इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से आपका एक पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, पैसिव डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम ECF टू साइटोसोल आने की कोशिश करता है, उसी समय दूसरा सब्सटेंस जो है वो भी एक साथ इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से बाइंड कर जाती है और ये सोडियम जैसे अंदर आया और ये दूसरा मॉलिक्यूल जैसे कैल्शियम है ये आपका उसी समय जो है क्या होता है ECF में बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं और क्यों होते हैं, ड्यू टू सोडियम आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो ये जाहिर सी बात है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पैसिव डिफ्यूजन होता है इसका, और उसी समय क्या होता है दूसरा मॉलिक्यूल तुरंत इस प्रोटीन से आपका बाइंड कर जाता है और वो तुरंत बाहर चला जाता है अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं दो तरह के आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, एक को बोलते हैं आपका एंटीपोर्टर, एक होता है सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर, एंटी मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स जब आपके दोनों मॉलिक्यूल मतलब मुख्य रूप से तो सोडियम ही है, तो सोडियम और जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो मूवमेंट होता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये क्या है ECF से साइटोसोल में आ रहा है और ये साइटोसोल से आपका ECF में जा रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं उनको हम एंटीपोर्टर्स कहते हैं। ठीक है,
और अगर इन दोनों सब्सटेंसेस का मूवमेंट, जैसे इस केस में आप देखेंगे सोडियम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका जो है अंदर आ रहा है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसॉल में आ रहा है। तो जब दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसको हम ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम सिम्पोर्टर कहते हैं। सिम मतलब सेम डायरेक्शन, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिम्पोर्टर। तो यही एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर पढ़ना है हमारे बॉडी में। मुख्य रूप से आपके दो आपके जो एंटीपोर्टर्स हैं वो है सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर एक होता है, और दूसरा होता है एक सोडियम हाइड्रोजन आयन एंटीपोर्टर्स। अब इनके बारे में देखेंगे। एक आपका सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर होता है ना, और दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन आयन एंटीपोर्टर होता है। ठीक है, तो सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर की वजह से क्या होता है, ये लगातार आपका सोडियम जो है ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आता है। कैल्शियम क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लगातार ये कैल्शियम बाहर ECF में जाता रहता है। इसकी वजह से हमारा जो है इसमें कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन की जो है साइटोसॉल में कम रहती है, मिनिमम रहती है। और जो दूसरा आपका एंटीपोर्टर होता है सोडियम और हाइड्रोजन आयन, इसका क्या बेनिफिट होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यू नो वेरी वेल इज नोन एज द पीएच फॉर एसिडिटी और बेसिसिटी। तो इसकी एसिडिटी, कोशिका की एसिडिटी या बेसिसिटी जो है जो पीएच वैल्यू होती है या H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, वो मेंटेन कौन करता है, ये सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन एंटीपोर्टर करता है। सोडियम आयन अंदर आता है और उसी समय ये एंटीपोर्टर जो है हाइड्रोजन आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर भेज देता है। इस तरह से कोशिका के अंदर साइटोसॉल में H+ आयन कंसंट्रेशन मिनिमम रहती है। कोशिका बहुत ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, घटती नहीं है, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो इस तरह से ये कोशिका की जो है पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर सिम्पोर्टर में जो है आपका मुख्य रूप से आपका सोडियम आयन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, ये एक सिम्पोर्टर होता है। सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्टर ये कहाँ काम करता है, हमारा जो हम जब खाना खाते हैं तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जानते हैं क्या होता है, आपका डाइजेशन भी होता है और साथ में उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो उसकी इपिथेलियल इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी इनर लाइनिंग की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं सिम्पोर्टर, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ये क्या करती हैं, कोशिका ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आयन जो है अंदर आता है और साथ में उसी समय जो है एट द सेम टाइम ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो सिम्पोर्टर प्रोटीन होती है इससे बाइंड कर लेता है और वो भी कोशिका के अंदर मूवमेंट होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा ही जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर के माध्यम से। और दूसरा सिम्पोर्टर आपका है एक सोडियम आयन और अमीनो एसिड। इसी तरह से जो अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, अमीनो एसिड्स भाई आपका प्रोटीन जब आपका डाइजेशन होता है तो वो अपने यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। उसका एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी ऐसे ही सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर से होता है, जिसमें सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसॉल में आता है और उसी समय एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इससे जुड़ करके वो भी साइटोसॉल यानी सेल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से लगातार जो है इन जो डाइटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, इनका इस सोडियम आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से लगातार कोशिका के अंदर मूवमेंट होता रहता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा एकदम कि ये जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसकी वजह से ही ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है। इसके ग्रेडियंट कहाँ से मेंटेन होता है, हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया कि लगातार सोडियम आयन क्या होता है वो साइटोप्लाज्म से ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता रहता है। अब यहाँ पर बहुत हाई कंसंट्रेशन हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वो हमेशा उसमें प्रॉपर्टी होगी कि वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो ये डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। ठीक है, सोडियम आयन
और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जैसे बांध बना करके आप पानी को रोक लें और उसका एक केवल जैसे गेट आप खोलेंगे तो बहुत तेज़ी से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बहुत तेज़ी से पानी निकलता है डैम से, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो उसी तरह से ये भी आपका पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू तो जो है लीक होता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, एट द सेम टाइम जो हमारे दूसरा एटम या मालिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं वो एट द सेम टाइम वो बाइंड कर लेते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से, और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।